एक एक करके सामने आ रही हैं। आप देखें, टाइम्स ऑफ इजराइल की बात करें, टाइम्स ऑफ यरूशलेम की बात करें, तमाम में ये कहानियां छप रही हैं कि जनाब हम यानी इजराइल कह रहा है कि हम और इत्तेहादी मिलकर बानी पीटीआई को जेल से निकालें। क्यों? कि वो हमारे लिए नरम गोशा रखते हैं। उनका दौर के अंदर हमारे साथ खैर सगाली के पैगामात भी आए। किसके जरिए आए? गोल्ड स्मिथ फैमिली के जरिए आए। वो हमारा सोर्स है उन तक पहुंचने के लिए, और उनके अमल ने भी ये बात साबित की। देखें, ये पूरी पाकिस्तानी कौम को ये जहन में रहना चाहिए कि इस मुल्क में एक वजीर आज़म जो था वो फांसी चढ़ गया, एक वजीर आज़म 3 मरतबा जिला वतन हो गया, एक वजीर आज़म हमारी दहशतगर्दी का शिकार हो गई, लेकिन उनकी पार्टियों ने पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहा। उन्होंने अपनी इंस्टीट्यूशन को गाली नहीं दी, उन्होंने अपनी फौज को, अपनी अदलिया को गालियाँ नहीं दी। आज देखें कि जिस तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर और चीफ जस्टिस के ऊपर बात की गई है, ये एक, मैंने जैसे कहा, आप सारे चैनल्स पे, मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ एंकर्स के पास जाता रहा हूँ। ये बात आज मैं किसी को देखकर या किसी से सुन के नहीं कर रहा। मैंने कहा था कि सानिया 9 मई एक दिन में नहीं हुआ, 1 साल की प्लानिंग से हुआ है। इसी तरह दोबारा दोहरा देता हूँ कि ये जो ताना बाने हैं इंस्टीट्यूशन पे हमलावर होने के, कि अगर वीगो डाले की बात करनी है तो उधर निशाना, अगर आपने हजूज वजूज की बात करनी है तो उधर निशाना, अगर आपने ये कहना है कि निकाब पोश आए तो उधर निशाना, ये एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत हो रहा है। और वो प्लानिंग, एक साजिश यही है कि 3 अफवाज थी पाकिस्तान के अलावा उम्मत मुस्लिमा के पास, एक शाम था, एक लीबिया थी, एक इराक। अरबों डॉलर उनके पास मौजूद थे, लेकिन हुआ क्या? मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं कि हुआ क्या कि जो दुश्मन था उनके दफाई निज़ाम पर हमलावर हुआ, उनको डॉलर नहीं बचा सके। आज एक फौज जो 57 ममालिक में मजबूत तरीन फौज है, उस पर दुश्मन हमलावर हो चुका है, और उसके सहूलतकार उसी तरह हमारे अंदर से हैं। जैसे बम ब्लास्ट में जब जाती है, जब आप खुरा जाता है तो हमारे लोकल सहूलतकार निकलते हैं, इसी तरह इंस्टीट्यूशन पे हमलावर होने वाले भी हमारे सहूलतकार हैं। और वो सहूलतकारी जो है वो बानी पीटीआई ने पहले भी की, आज भी की, जिन्होंने पहले कहा कि इस पाकिस्तान पर बम गिरा दिया जाए, ये पाकिस्तान जो है 2 लख्त होने जा रहा है, पता नहीं 3 लख्त के, पता नहीं 60 टुकड़े इसके होंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये बानी पीटीआई ने कहा है। और जो तासुब की आग फैलाई जा रही है बलोच के अंदर, पख्तूनों के अंदर, हमारी तरफ से भी 1-2 बातें गलत हुई। जिसको मैंने गलत कहा वो ये बात थी कि अटक के पुल क्रॉस करके दिखाएं, लाहौर आकर दिखाएं। ये जिसने भी कहा है ये गलत है। लाहौर सबका है, पख्तूनों का है, बलोचों का है, सिंधियों का है, कश्मीरियों का है, गिलगित बल्तिस्तान वालों का है। इसी तरह पेशावर जो है वो पंजाबियों का है, सिंधियों का है, बलोचों का है। और हाँ, पंजाब में वुसअत ज्यादा है, ये मैं जरूर कहूँगा, वुसअत ज्यादा है। यहाँ पे आज तक किसी मजदूर को, ख्वाह वो बलोच हो, पख्तून हो, उसको गोलियां नहीं मारी गई। यहाँ पर किसी हेयर सैलून चलाने वाले को गाड़ियों से उतार कर नहीं मारा गया। ये वो हकाइक है। यहाँ पे बड़े भाई का जैसे बड़ा दिल होता है, उस तरीके से बड़ा दिल है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये तासुब की आग, ये भी प्लानिंग के तहत, यानी आप देखिए ना, पॉपुलर सियासत को मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। पॉपुलर सियासत मुल्क की तबाही का सबब बनती है। गाली देना बड़ा आसान है, लेकिन उस गाली के खमियाजा भुगतना जो है वो बड़ा, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनके, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक वजीर आजम फांसी चढ़ गया और एक वजीर आजम दहशतगर्दी का शिकार हो गई, लेकिन किसी ने पाकिस्तान की तबाही की बात की। 3 दफा वजीर आजम जिला वतन हो गया, बेटी अपने सामने गिरफ्तार करवा ली, लेकिन पाकिस्तान के लिए बदख्वाह नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है, मैं और पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि हमने होश के नाखून लेने हैं। और होश के नाखून ये हैं कि इस वक्त जो साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, इसका हमने सब ने मिलकर, बलोच, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, सब ने मिलकर हमने इसका मुकाबला करना है। मैंने एक गाड़ी देखी, शायद आपकी नज़रों से भी गुजरी हो, मैंने जाके नहीं देखी, मैंने मीडिया के अंदर ही देखी, जिसके FC की एक गाड़ी पे 1000 गोली लगी हुई थी। उसमें 6 नौजवान शहीद हुए। अब एक नौजवान के हिस्से कितनी गोलियां आई होंगी
ये आप जरा तसव्वुर कर लें। और स्वात ऑपरेशन क्यों हुआ था, यहाँ शायद कुछ यंगस्टर भी हैं, शायद उनको उस वक्त ये ना ज़हन में रहे कि मारगला की पहाड़ियों तक वो लोग पहुंच गए थे, और जब वो स्वात पहुंचे थे तो ना माँ की इज्जत महफूज रही, ना बहन की इज्जत महफूज रही, ना बेटी की इज्जत महफूज रही। तो क्या हम आज फिर उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं या दोहराना चाहते हैं कि हम कहते हैं जी कि हम अगर फेडरेशन बात नहीं करें तो हम डायरेक्ट किससे बात करेंगे, अफगानिस्तान से, जिसे अफगानिस्तान अच्छा लगता है भाईजान, जो समझता है कि वहाँ बड़ा अमन अमान है, वहाँ डॉलर की कीमत कम है, तो सुबह उसका वीज़ा लगवा के हम भेजने के लिए तैयार हैं। जो हिंदुस्तान जाना चाहता है वो हिंदुस्तान चला जाए, जो इजराइल में जाना चाहता है उसको इजराइल का वीज़ा लगवा देते हैं। गो कि हमारे उनके साथ सफारतकारी नहीं है, लेकिन किसी और जगह से लग जाएगा जहाँ से उसकी सफारतकारी है, तो अपना बसेरा वहाँ जाकर करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक वज़ीर आला उठकर फेडरेशन को चैलेंज नहीं, और वो कौन सा है जिसने सहाफ़ी बरादरी को गालियाँ दी, जिसने पख्तूनों के, मैं कहता हूँ पख्तून में जो मर्जी हो जाए वहाँ माँ बहन और बेटी के तकद्दस को कभी पामाल नहीं किया जाता, और जो वो करता है वो पख्तून कहलाता ही नहीं है। उस शख्स ने सहाफ़ी बरादरी को जिस तरीके से गालियाँ दी, नंगी गालियाँ दी, ये बाइस शर्म है पूरी हमारे पार्लियामेंटेरियन के लिए। एक वज़ीर आला को, मुंतखब वज़ीर आला को जिस तरीके से बुरा भला कहा, निशाना बनाया, और शख्स कह कौन रहा है, जो इस्लामाबाद की सड़कों में शहद की बोतल लेके फिर रहा था, जो मुर्शियात लेके फिर रहा था, वो शख्स उठकर वज़ीर आला पंजाब पे बात कर रहा है, वो आप पर बात कर रहा है, तीसरी बात इंस्टीट्यूशन पे कर रहा है, और 8 घंटे फिर जाके पाँव पकड़ रहा है, रो रहे हैं। और रोते रोते आज यही सूरत हाल मैं समझता हूँ, ये जो ट्वीट हुआ है और इसके अलावा जो प्रीहेम्प्ट किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बानी पीटीआई की तरफ से, ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है कि जी मेरा मिलिट्री ट्रायल ना हो। मिलिट्री ट्रायल मैंने नहीं करना, मिलिट्री ट्रायल किसी और ने नहीं करना, मिलिट्री ट्रायल उन्होंने ही करना है जो मिलिट्री ट्रायल कर सकते हैं, जिन्होंने ना अपने बंदे को बख्शा है ना वो किसी और को बख्शेंगे। उसके सामने भी बड़े एविडेंस रख दिए संदूकों को भरे हुए, और वो सारे का सारा खुरा जो है वो बानी पीटीआई की तरफ जाता है। 9 मई सानिया भी है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, 9 मई के अलावा बहुत सारी चीज़ें अप्रूवर जो है 10 से 14, मैं तो उतनी बात करूँगा, ज़रा थोड़ा सा बढ़ गया जो DGISPR ने की है, क्योंकि मैं उनसे बढ़ के तो नहीं बता सकता कि क्या क्या हुआ है, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 8 से 10 अप्रूवर तैयार हो चुके हैं, जो बानी पीटीआई के मतलब ये बयान देंगे कि उन्होंने किस किस शख्स के साथ, कोई हाजिर ड्यूटी था, कोई रिटायर्ड था, उसके साथ मिलकर इंस्टीट्यूशन पर हमलावर हुए, दफा इंस्टॉलेशन के ऊपर, रेडियो पाकिस्तान के ऊपर, इन जगहों के में हमलावर होने वाले हैं, कौन कौन शख्स कहाँ कहाँ बैठ के प्लानिंग करता गया है, ये इंशाल्लाह चंद दिनों में पूरी कौम के सामने आ जाएगा। हम इस ट्वीट की भरपूर मजम्मत करते हैं। काजी फायज ईसा हो, देखें इनको जज अपनी मर्जी के चाहिए, इनको फैसला अपनी मर्जी का चाहिए, इनको जनरल अपनी मर्जी का चाहिए। जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जब इनको खदशा हुआ या ये पैदा हुआ कि वो चीफ बन जाएंगे, तो आपने देखा होगा कि रावलपिंडी के अंदर धरना दिया गया था, रावलपिंडी के अंदर धरना दिया। काजी फायज ईसा का जब उनको मालूम हुआ कि ये चीफ जस्टिस उसके खिलाफ रेफरेंस लेकर आ गए, ये आमिर फारूक के खिलाफ हो गए, इनको वो जज चाहिए जो इनके हक में फैसला दिए, इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो चाहिए जो इनको इलेक्शन जितवा दे, और इनको आर्मी चीफ वो चाहिए जो अब्बू की तरह इनके साथ बिहेव करे। अब शायद ये सूरत हाल नहीं है, अब इनको सियासी तौर के ऊपर जो है वो मुकाबला करना होगा। और थोड़ा सा अभी तो हुआ ही कुछ, देखिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हमें 25 साल कैद सुनाई जाती है, हमने ना वहाँ पत्थर उठाने दिए तो ना गोली चलने दी, हमने ना किसी की लाश गिरने दी, और उस गिरफ्तारी को पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया की आंखों ने देखा, कानों ने सुना, और आपके कैमरों ने उसको बंद किया कि देखिए किस तरह डिग्निटी इसको कहते हैं। मुझे मालूम था कि इस निज़ाम ने मुझे सजा दी है, यही निज़ाम मुझे रिलीफ देगा, यहाँ किसी की लाश बेगुनाह गिराने से मैं बच नहीं जाऊँगा। और 25 साल कैद लेकर हौसले के साथ अल्लाह ताला ने डिग्निटी के साथ और जिंदान में मैं चला गया, और इसी निज़ाम ने फिर मुझे रिलीफ दिया। मैं अप्रैल 2019 में बाहर आया। इसी तरह वज़ीर आला शहबाज शरीफ जब थे, जब उनके साथ ये हुआ, उन्होंने भी इसी निज़ाम से रिलीफ लिया, नवाज शरीफ साहब ने इसी निज़ाम से रिलीफ लिया, और कभी ये नहीं कहा कि इस पाकिस्तान को
खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खा कि ये तबाह बर्बाद हो जाए, लेकिन मेरे पाकिस्तानी कौम ये आप जहन में रखें कि लोगों ने इक़्तिदार की खातर ये तय कर लिया है कि दुश्मन से अरबों रुपये लेंगे, अरबों डॉलर लेंगे, पाकिस्तान को कमज़ोर करेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना था। मैं सारी कौम को कहूँगा इसी बुनियाद पे कायम रह सकता है, ना सिंधी की होने की बुनियाद पे, ना पंजाबी, ना बलोच और ना पख्तून की बुनियाद पर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर यह बना था और इंशाअल्लाह कायम और दायम रहेगा। वाखिर दवाना कुछ सवाल है? आप पाकिस्तान के बेनिफिशियरी हैं, आपके ऊपर इल्जाम है कि आप पार्टी 7 के तहत जीते और असेंबली के मेंबर बन गए, जिनको लोगों ने वोट दिया वो मेंबर नहीं बन सके। आप तो ये बातें कर रहे हैं, यहाँ इस मुल्क के करोड़ों लोग जो है वो दो वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, आपकी हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। एक तो पहले मैं आपको जवाब दे दूँ कि जो मेरा पॉलिटिकल अपोनेंट था वो इलेक्शन कमीशन से भी उसकी पटिशन रिजेक्ट हो गई है और हाई कोर्ट से भी, अब उसने सुप्रीम कोर्ट जाना है। दूसरा हो गया जो बड़ा अच्छा सवाल, जो दोनों ही अच्छे हैं, और दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि क्या कर रहे हैं इसके सम्राट। अभी आप देखिए कि जो महंगाई 36% पे थी वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। आज IMF का जो एग्रीमेंट हुआ है उससे मज़ीद इंशाअल्लाह ताला, मैं ये नहीं कहता कि दूध की नहरें बहना शुरू हो गई हैं। जो बिजली के बिल हैं इसके ऊपर IPPs के ऊपर किसने आवाज़ उठाई? नेशनल असम्बली के अंदर 3 दफ़ा मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस बात की है और इंशाअल्लाह वो हल भी निकालेंगे हम। बिजली के बिल सस्ते भी होंगे, गैस के बिल सस्ते भी होंगे। जैसे महंगाई आप देखिए 9% पे आई है, 2 महीने के अंदर 4 मरतबा पेट्रोल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चौथी मरतबा अब सस्ता होने जा रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ उम्मीद है कि वो सस्ता होगा।